तो दोस्तों आज हो गया 13 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फिर आप लोग खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लिए बनाई गई कमेटी से कहा है कि वो 10 दिन के भीतर दिल्ली में अपनी पहली बैठक करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गठित कमेटी से पहली बैठक से 2 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने को कहा है। अदालत ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के तहत किसी भी किसान को उसकी संपत्ति से बेदखल या वंचित नहीं किया जाएगा। साथ में कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्वक और बिना किसी अप्रिय घटना के आंदोलन चलाने को लेकर किसानों की सराहना की है। कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने से किसान संगठन अपने सदस्यों को अपनी आजीविका पर लौटने के लिए समझाएंगे। आपको बता दें कि नए कृषि कानून के वजूद में आने से पहले लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था अगले आदेश तक बहाल रहेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को झटका देते हुए रोक लगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया जो कि कोर्ट को कानूनों को लेकर रिपोर्ट देगी। आज की दूसरी बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों को सरकार समर्थक बताते हुए कहा है कि यह आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है। किसान संगठनों ने कहा कि कमेटी के सदस्य भरोसेमंद नहीं है क्योंकि उन्होंने लेख लिखे हैं कि कृषि कानून किस तरह से किसानों के हित में है। कमेटी का गठन केंद्र सरकार की शरारत है। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और इसे जारी रखेंगे। आपको बता दें किसान नेता बलबीर सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम किसी भी कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। हमारा आंदोलन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। हमने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाने का कभी अनुरोध नहीं किया और इसके पीछे सरकार का हाथ है। किसान संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही कृषि कानूनों को रद्द कर सकता है। किसान नेताओं ने कहा कि कमेटी में शामिल लोगों के जरिए सरकार ये चाहती है कि कानून रद्द ना हो। वहीं 26 जनवरी का कार्यक्रम अपने तय समय के अनुसार होगा, वो शांतिपूर्ण होगा और इसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। आज की तीसरी बड़ी खबर। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे। बैठक के बाद चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है और पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि हरियाणा सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। अमित शाह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र है, इसलिए राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाकर कमेटी का गठन कर दिया है। इन सब के बारे में भी चर्चा हुई है। तो वहीं 26 जनवरी के इवेंट सही तरीके से होनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है। किसानों ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण ही होगा। मुझे उम्मीद है कि वो अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे और वापस घर चले जाएंगे। साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा कि राज्य में राजनीतिक स्थिति ठीक है, विपक्ष और मीडिया द्वारा की जा रही अटकलें निराधार है। आज की चौथी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी के बाद अब टीएमसी ने पलटवार की तैयारी की है। पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी के 6 से 7 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद ममता दीदी के शरण में आकर तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर मंगलवार को नॉर्थ 24 परगना जिले में हावड़ा में हुए एक समारोह में खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने कहा कि बीजेपी के 6 से 7 सांसद जल्द ही टीएमसी में शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में गए कई लोग वापसी के लिए टीएमसी से सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी प्रमुख ममता दीदी के हाथ में है। उनकी हाँ पर ही आगे का कदम उठाया जाएगा। आज की 5वीं बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी मंगलवार को पूर्व यूपी के दौरे पर पहुंचे। अपने इस यात्रा से उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। वैसे तो असदुद्दीन अवैसी पूर्वांचल के 4 जिलों में गए, लेकिन उनका मुख्य कार्यक्रम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में था। पूरे दौरे के दौरान उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार की तरह यहाँ भी असदुद्दीन अवैसी सत्ताधारी दल भाजपा की जगह विपक्षी दलों सपा और बसपा का ही खेल बिगाड़ने मैदान में आए हैं। उन्होंने हर सीट पर अपने गठबंधन का प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी की है। असदुद्दीन अवैसी ने यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
दौरे के दौरान उनके साथ सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी साथ साथ रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि वो केवल अब फेसबुक और ट्विटर पर ही नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम सारे विकल्प खुले रखेंगे, बातचीत के हिसाब से सीट का बंटवारा कर चुनाव लड़ेंगे। कहा है कि आजमगढ़ से यूपी विधानसभा चुनाव का हमने बिगुल फूका है, अब हम प्रदेश के कोने कोने में जाकर अपना प्रचार करेंगे। आज की छठी बड़ी खबर पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। 7 बार सरकार ने बात करने के लिए किसानों को बुलाया, लेकिन 7 बार सरकार ने किसानों को गुमराह किया। 7 बार सरकार ने यह चाहा कि मैं इन किसानों के इस संगठन को तोड़ दूं, इनको मैं बर्बाद कर दूं। लेकिन मैं सलाम करता हूं तमाम किसानों को, मैं सलाम करता हूं तमाम मेरी मां और बहनों को जो 4 डिग्री टेम्परेचर में बारिश के दौरान, वो तमाम बुजुर्ग जो वहां पर चिल्ला बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी दिल्ली को ब्लॉक कर कर बैठे अपने अधिकारों के लिए, मैं उन सबको सलाम करता हूं। पूरा हिंदुस्तान आपके जज्बे को सलाम करता है। और जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हम उनको शहीद मानते हैं। सरकार को अगर मुकदमा करना है तो करे हम पर मुकदमा। जिन लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान दी है, हम उनको शहीद मानते हैं। उन्होंने काले कानून के खिलाफ लड़ते हुए जान की कुर्बानी दी, हम उनको शहीद मानते हैं। जो चाहे टीकरी बॉर्डर पर भी अभी जानकारी मिली। लेकिन आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस पर हमें होशियार रहना होगा, और मेरा लाइव आने का मकसद यही है कि आप पूरी तरह से इस वीडियो को फैला दीजिए। एक एक किसान के बेटे तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। एक एक हमारे उन तमाम किसान आंदोलनकारियों तक पहुंचा दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो किसान आंदोलन को कमजोर करेगा, हमारा मानना यह है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करता हूं, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए डिसएग्री करता हूं। अब ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे क्या है और सरकारी वकील ने क्या दलील दी है। वहां पर कहा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी है। क्या बताइए, जो निहंग सिख हैं, जो सिखों के अजीम ग्रुप कहलाता है, क्या वो खालिस्तानी है? क्या जो 50 से ज्यादा लोग अपनी जान को कुर्बान कर दिए वो खालिस्तानी है? क्या गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान 4 डिग्री टेम्परेचर में ठंड में बैठा है, सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर, क्या वो खालिस्तानी है? मैं पूछना चाहता हूं उस अहंकारी सरकार से, जवाब देना पड़ेगा आपको। और आपके चमचे जो धर्म की राजनीति करके मुद्दे भटकाते हैं, उनकी दुकान को बंद करना पड़ेगा। यह सवाल किसानों का है, सभी मुद्दे हमारे लिए बाद में हैं। कौन ऐसा है मुझे बताओ जो बिना अन्न के जिंदा रहता है? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी 4 दिन या 1 हफ्ता बिना अन्न खाए जीवित रह सकते हैं? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर तुम्हें किसानों से इतनी दुश्मनी है तो याद रखिए, आप 1 महीना बिना खाए जिंदा रहकर दिखाइए। आपका जीवन हमारी मेहनत के रहमो करम पर भी आधारित है। दूसरी चीज, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सभी साथी एक शेयर कर दें कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग इन तीनों कानून को होल्ड करते हैं, यानी कि रोक लगाते हैं, और एक कमेटी बनाते हैं जो इस आंदोलनकारियों से बात करेगी। क्यों साहब, रोक लगाने की क्या जरूरत है? रद्द क्यों नहीं कर देते? रद्द करके किसानों के साथ मिलकर नए कानून क्यों नहीं बनाते? अगर आपका मकसद रिफॉर्म करना है, कौन से रिफॉर्म की बात आप चाहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है कि 7 बार किसान दिल्ली में सरकार से बात करने गए, 7 बार अपनी मांगों को रखा, लेकिन याद रखिए, एक बार भी सरकार ने ना जवाब दिया, ना उनकी मांगों पर सुनवाई की। किसान की मांग ये नहीं है कि हमें एयरपोर्ट दे दो अडानी की तरह।
किसान की मांग ये नहीं है कि 800 करोड़ का हवाई जहाज दे दो। किसान 10 लाख का सूट नहीं मांग रहा मोदी जी की तरह। किसान अडानी की तरह 1 रुपए स्क्वायर मीटर जमीन नहीं मांग रहा, रेलवे नहीं मांग रहा, BSNL नहीं मांग रहा। वो जो अपनी मेहनत से जो फसल उगाता है उस फसल का दाम मांग रहा है। तो क्या ये गुनाह है? क्या ये अपराध है? अगर ये गुनाह है और अपराध है तो हम ये गुनाह बार बार करेंगे।